अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नदीम अहमद खट्टी मीठी बातों में हाजिर है। ये हमारा चौथा व्लॉग है। पहले हमने पाकिस्तानी सियासत पे जनरल बात की, उसके बाद फिर अमेरिकन इंतखाबात की बात हुई। तीसरे प्रोग्राम में भी पाकिस्तान की सियासत और उसके उतार चढ़ाव, जिसमें जहांगीर तरीन का आना या इन हाउस तब्दीली की बातें ये हमने की थी। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम जो मेजर बात करेंगे वो करेंगे कि बाइडन साहब जो जीत गए हैं, तो बाइडन साहब के जीतने से अब वो किस तरीके से अपना आगाज़ करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था, जब मैंने अमेरिका की सियासत पे और इलेक्शन पे बात की थी, तो मैंने क्लियर किया था कि भाई ये जीत तो गए हैं लेकिन सेनेट पे अभी तक अक्सरियत नहीं है, और वही सूरत हाल अभी तक मौजूद है। दोनों की 48 सीट्स हैं सेनेट के अंदर। हाँ, इसमें जो एक बात और है कि जॉर्जिया में अभी 2 रन ऑफ सीट्स हैं। तो रन ऑफ का मतलब ये होता है कि जॉर्जिया के कानून के तहत, जो वहाँ की स्टेट ऑफ जॉर्जिया है उसके कानून के तहत ये है कि अगर कोई भी सेनेटर जब लड़ता है तो उसका किसी का भी जीतने वाले का वोट 50% से ज़्यादा होना चाहिए, या कम से कम 50% तक होना चाहिए। क्योंकि इनमें से जो भी ज़्यादा जो लीड कर रहे थे कैंडिडेट्स, उनके कम थे 50% से। तो अब लिहाजा वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा 5 जनवरी 2021 को। तो इस पे भी सबका दारोमदार है कि भाई इसमें कौन जीतता है। ज़ाहिर है कि बाइडन साहब बहुत कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे कि मैं जो हूँ कैप्चर कर लूँ। ये सूरत हाल है, और वो भी चाहेंगे रिपब्लिकन के ये उसको कैप्चर ना कर सकें। क्योंकि देखिए 1989 में जो सीनियर बुश थे, तो उनका भी आपके सामने यही है कि वो उनके साथ तो और भी ड्रॉबैक था कि उनके पास ना तो कांग्रेस में अक्सरियत थी, ना उनके पास सेनेट में अक्सरियत थी। नतीजा क्या हुआ कि वो अपना कोई भी एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके और 4 साल बाद हार गए। तो यही ड्रॉबैक नज़र आ रहा है कि गो के इसमें एक फ़ायदा है अभी बाइडन साहब के साथ, कि बाइडन जो हैं उनके पास अभी वो मौजूद है कांग्रेस। लेकिन सेनेट में चाहे सेनेट में के पास एक और भी बेनिफिट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कामला हैरिस, उनका एक वोट है, वो सेनेटर हैं वहाँ की। तो एक वोट तो उनके पास है, लेकिन फिर भी 2 वोट चाहिए अगर 51 करना है आपको जीतने के लिए, कि 100 की सीट। तो इन तमाम अवामिल को रखते हुए इस पे बड़ी नज़र है। अब एक दोस्त ने सवाल किया कि भाई ये भी पता लग रहा है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपना क्या कहते हैं शुरू करने वाले हैं जलसे जुलूस। तो ये क्या हो रहा है? आप तो कह रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि आपने तो ये बताया था कि साहब यहाँ लिटिगेशन से कुछ नहीं होता, आप लिटिगेशन में चले जाएं, कोर्ट्स में चले जाएं, कंप्लेंट्स फाइल कर दें रिगिंग की और फ्रॉड्स की, व्हाटएवर, लेकिन जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं है, और एक का दुक्का तो हो सकता है किसी मरे हुए का वोट डल गया या किसी और गलत तरीके से एक आध वोट डल गया, लेकिन ज़्यादा कोई मेजर फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये तो सारे हज़ारों का डिफरेंस है। तो वो जल्द से जुलूस जो करने का मतलब सिर्फ वही है, ये रन ऑफ 2 सीट्स ऑफ जॉर्जिया। वो मोटिवेशन रखना चाहते हैं अपने जो उनका वोटर है, बल्कि उनके जज्बे को और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जॉर्जिया में वो बहुत कम जो लीड है, 10,000 या उसके करीब है इनकी लीड, और रिकाउंटिंग में जा चुका है वो। बाइडन साहब की जो लीड है सिर्फ 10,000 के करीब। और जो रन ऑफ हो रहा है, वो जो दोनों सेनेटर्स हैं वो भी लीड ही कर रहे हैं उनके, और इनके पीछे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो अब ये चाहते हैं कि जल्द से जुलूस करके ख़ासतौर से जॉर्जिया में इतना मोटिवेट कर दिया जाए वोटर्स को कि जब सेनेट के इंतखाबात इन दोनों सीटों पर 5 जनवरी को जो हैं रन ऑफ, उसके अंदर वो जोश व खरोश से इनके आदमियों को वोट डालें और इनके सेनेटर दोनों जीत जाएं। अगर वो सेनेटर दोनों जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है
कि सेनेट उनके हाथ में या उनके काबू में रिपब्लिकन के आ जाएगी, ताकि वो कंट्रोल कर सकें बाइडेन साहब को कि अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट ना कर सकें। ख़ास तौर से वो एजेंडा जो कि प्रोग्रेसिव टाइप का है, यानी जो उनके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है डेमोक्रेटिक पार्टी में, जो प्रोग्रेसिव है, लेफ्ट है, बायां बाजू है, उससे जो उन्होंने मायदा किया है और जो उनको तसल्ली दी है और जिसकी वजह से उनका वोट उन्होंने कैप्चर करके जो रेस्ट स्टेट्स हैं उनको मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया वगैरह वगैरह पे लीड हासिल की है और जीता है इलेक्शन, तो वो उनको रोक दें ताकि वो जब नेक्स्ट 4 साल बाद इलेक्शन हो तो वो 2024 के तो वो एलिमेंट नाराज़ हो जाए। ये वो कहानी है जिस पे झगड़ा होगा। देखिए क्या होता है, 5 जनवरी तक का इंतज़ार कीजिए। अच्छा, उससे पहले क्या होगा? 20 जनवरी को तो इनको हल्फ लेना है टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे जो होता है 20 जनवरी को होता है सदर का ट्रांसफ़र, इलेक्शन पहले होता है, फिर सारे ट्रांजिशन पीरियड है और उसके बाद। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी कि अब जो नज़र आ रहा है कि ये करेंगे क्या। अब लोग सवाल, एक दोस्त ने भी सवाल किया मुझे उस टेक्स्ट में, उनका ये था कि बताइए कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बाइडन बाइडन बाइडन, बुश को हटाओ, बुश को हटाओ, वो सॉरी ट्रंप को हटाओ, ट्रंप को हटाओ, ट्रंप को हटाओ। ट्रंप हट गए, बाइडन साहब आ गए, तो अब होगा क्या, मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा जो इतना शुरू होगा। देखिए जो फ़र्क पड़ने वाला है वो कुछ चीज़ों में तो आपको नज़र आएगा। जैसे पेरिस अकॉर्ड है, जो चाहते हैं कि इन्वायरमेंट से मुतालिक है, क्लीन एनर्जी, तो वो से ट्रंप ने निकाल दिया था अमेरिका को, ये उसमें शामिल हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि इनका तो मैनिफेस्टो में यही है कि हम $2 ट्रिलियन खर्च करेंगे और हम चाहते हैं कि 2020 तक जो है इमिशन जो फ्री हो जाए, इन्वायरमेंट, एनर्जी जो है वो बिल्कुल क्लीन एनर्जी ये चाहते हैं। तो इनका एक ही फोकस है। दूसरा जो मेजर काम ये कर सकते हैं कि साहब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया था, गुस्से के अंदर ये उसमें दोबारा शामिल हो जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे फंडिंग भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुश्तरका लिहाज से कोरोना वायरस, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो इनके लिए भी है ना कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द से जल्द आए जिससे मसला हल हो, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन नहीं आएगी कोरोना वायरस की, तो फिर तो इकनॉमी रुकी रहेगी, ठहरी रहेगी। तो इसके लिए इनका भी मफाद में किसी तरह है, तो ये तो जॉइंट एफर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, इनका ब्लेम गेम नहीं है। तो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, तो इसमें भी ये शामिल होंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि एक बड़ी खुशखबरी भी है, मतलब जो है कि जैसे फाइज़र ने ऐलान किया है कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है और जो इंसानों पे उसके टेस्ट किए गए हैं 94 लोगों पर, तो उनके 90% पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं वैक्सीन से रिलेटेड। तो नतीजा ये है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि जल्द जो है वैक्सीन अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इसको रिकवरी की तरफ हम बहुत तेज़ी के साथ जाएं। दूसरे नंबर पे चाइना, रशिया, ये लोग भी बना रहे हैं वैक्सीन, तो डेफिनेटली यूरोप में भी बन रही हैं। तो ये है कि नया साल में हो सकता है इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि इकनॉमी को बहाल किया जाए, रोज़मर्रा की एक्टिविटी को बहाल किया जाए, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त आ रहा है। तो मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बताया है। इसके अलावा हाँ, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसमें सोमालिया है, ईरान है, लीबिया है, यमन है, बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्होंने बैन किया हुआ था ट्रंप ने। तो इसको ये खोल देंगे, उनकी इमिग्रेशन वगैरह को, जिसके पास भी कागजात हैं या तो और जो इमिग्रेशन के पेपर हैं, इमिग्रेंट्स वो आ सकते हैं, तो वो एक ये तब्दीली करेंगे। क्योंकि इनका जो नारा ये था कि मैं किसी बुनियाद पे मज़हब के या उसके वो इल्ज़ाम लगा के लोगों को पाबंदी नहीं लगा सकता। तो वो एक हो सकता है बाद में चल के फिर वो नॉर्थ कोरिया की पाबंदी या वेनेजुएला की पाबंदी को भी हटा दें।
फिर एक यहाँ पे अगर जो लोग हमारे अमेरिकन भाई में जानते हैं कि ड्रीमर्स का भी चक्कर है कि वो डॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बच्चे, तो उनको भी बाहर निकाल देते थे। अब ये कि बच्चों को ये कहते हैं ठीक है उनको सिटीजनशिप वगैरह दे देंगे, उनको रहने की इजाज़त देंगे, ये भी है। एक छोटी सी बात और भी है कि जैसे उन्होंने बैन कर दिया था क्योंकि वो कंजर्वेटिव ग्रुप था कि भाई जो भी ख्वाजा सरा हैं ट्रांसजेंडर किस्म के लोग वो फौज में नहीं भर्ती हो सकते, ये उसको भी पाबंदी हटा देंगे और इजाज़त देंगे कि ठीक है फ़ौज में जा सकते हैं। इसके अलावा ये स्टिमुलस पैकेज का भी सोच रहे हैं। पहले तो इनका ये था कि बहुत बड़ा पैकेज दें, लेकिन अब जाहिर है कि इनका कम से कम वक्ती तौर पे हो सकता है कि $1 ट्रिलियन का ही पैकेज फ्लोट करें, स्टिमुलस पैकेज, ताकि इकनॉमी बूस्ट करें। तो ये वो अवामिल नज़र आते हैं। दूसरी नंबर पे तो फिर बातें आगे चल के उनको ज़ाहिर है उनको हेल्थ केयर के बारे में जो रेडिकल उनकी चीज़ें चेंजेस वो लाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी फ़ीसों के बारे में, वर्कर्स के बारे में, उनके कंपनसेशन के बारे में, तो बहुत सारी जो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। लेकिन वो सब कुछ बेस करता है जॉर्जिया की आने वाली 2 सीटें जिनका 5 जनवरी को होगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात। फिर इंटरनेशनली, हाँ वो इंटरनेशनली हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट का आंसर नज़र आएगा, क्योंकि ट्रम्प जो थे वो थोड़े से आउट स्पोकन, वो लिहाज नहीं करते थे। उसको जिसको भी इसके सदर को ये कह दिया, उसके वज़ीर आज़म को ये कह दिया, इसको ये कह दिया, उससे वे कह दिया, तो उनका एक इंटरनेशनल इमेज थोड़ा नेगेटिव था। यानी जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंसान को भले आपकी इख्तलाफात हों सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। कोई आदमी टाउंटिंग और इस किस्म की तंजिया जुमले ये बातें पसंद नहीं करता। तो वो एक इमेज इनका बहाल होगा, बहरहाल इंटरनेशनल इमेज बहाल होगा। बाकी फिर ये तो शायद इंटरनल मसाइल जो मैंने बात की, अब फिर मतलब इंटरनल मसाइल के जो काम ही करेंगे, लेकिन वो इंटरनेशनली क्या करेंगे, मशरिक़ी वस्ता पे इसकी असरात मरतब होंगे। अफगानिस्तान की पॉलिसी पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बड़ी लॉन्ग रन है, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी तो बहरहाल चाइना के साथ, रशिया के साथ, मशरिक़ी वस्ता, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनकी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तब्दीली आप देखेंगे तो वो चीज़ें हमें और आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ज़्यादा बात नहीं होगी इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो मैं अभी देख रहा हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से, लगता है कि स्टॉक मार्केट भी ने काफ़ी बूस्ट लिया, काफ़ी ऊपर जा रही थी। अभी भी उसने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया है, इवन दो कि जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो थोड़ा सा ये होता है क्योंकि ये टैक्सेशन करेंगे। इनका एक होता है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों पे, और ताकि वो वर्कर्स की फलाह बहबूद पे खर्च हो और ये हो। लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हाइफ थी, ख़ासतौर से टेक्नोलॉजिकल कंपनी के जो वार चल रही थी तिजारती चाइना के साथ, कि वो उस पर टैरिफ लगाती है तो इनकी कंपनी पर टैरिफ लगाती है। नतीजा ये होता है कि इनकी जो कंपनी है जिनकी सबसे बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट चाइना है, क्योंकि ज़ाहिर पॉपुलेशन बड़ी है, खुशहाली भी है, तो उनकी भी प्रोडक्ट पे वो भी टैरिफ लगाते थे, तो वो उनको भी फ़र्क पड़ता था। तो वो कंपनियां थोड़ी ये थी कि भाई खोला जाए यार, हमारे भी तो प्रोडक्ट हो, बिके, पैसे आएँ। तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली इसकी जो थी, मतलब ये आए, तो इस वजह से वो लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव या मनफी इम्पैक्ट मार्केट नहीं लेगी। और स्टॉक मार्केट लगता है कि थोड़ा सा अगर नीचे भी जाए लेकिन फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। और आने वाली जो सहमाई है, अभी तो ये चल रहा है ना, जैसे नवंबर तो दिसंबर ये तो ख़त्म होने वाला है ये क्वार्टर, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च का है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। और ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कंपनियाँ जो हैं, उसके साथ साथ दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें भी, क्योंकि जब इकनॉमी बूस्ट करेगी और जैसे हम कहते हैं कि वो
वैक्सीन वगैरह आ जाएगी, इस पे कंट्रोल भी होगा, तो काफ़ी इकनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी और आने वाला ये जो क्वार्टर होगा वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है अपरेंटली। तो खैर ये बात हो रही थी कि सदर साहब जो है हमारे, जो ट्रम्प साहब थे, तो वो थोड़ा सा टाउटिंग करते थे, पर्सन अटैक करते थे, इसकी वजह से उनका इमेज थोड़ा काफ़ी, इवन अपने भी जो उनका इनर सर्किल था, जो उनके काम करने वाले, उनके साथ के लोग थे, उनमें भी उनसे उनको अगर नाराज़गी हो जाती थी तो उस पर टाउटिंग करते, जुमलेबाजी करते, सहाफ़ियों से भी, जर्नलिस्ट से भी काफ़ी, वो जिनसे उनको अच्छा नहीं लगता कि वो मेरा प्रोजेक्शन सही नहीं कर रहा है या नेगेटिव आर्टिकल्स लिख रहा है, तो उससे काफ़ी उसके बारे में बोल देते थे सामने। तो वो डिसेंसी जो है वो जो थी ना, उसकी वजह से अब डिसेंसी आ जाएगी। ये थोड़े से डिसेंट किस्म के आदमी हैं, कमगो हैं, खामोश हैं, तो ये बातें हैं कि ये इतना ज़्यादा किसी के ऊपर वो नहीं करेंगे, तो एक ही नज़र आएगा। हम वहाँ से जुमला मैं इसलिए तो दोहराया कि पाकिस्तान में भी जो हम देखते हैं ना, वही चक्कर आ गया कि पाकिस्तान में टाउटिंग बहुत है। तो अब जैसे अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में कि साहब वो अपने चेहरे वगैरह पे और इस पे उन्होंने पता नहीं क्या क्या ख़र्चा किया है और वो लोगों के टैक्सों से किया है। यार ये क्या पर्सनल अटैक करना, या कभी ख्वाजा आसिफ जज्बाती हो जाते हैं, कभी उसको शेरी मज़ारी को उल्टे सीधे जुमले कह दिए, कभी ज़रदार बिलाल साहब ने तकरीर में उनकी क्या कहते हैं वज़ीर आज़म साहब की वाइफ को कि जादूगरनी वगैरह क्या कुछ कह दिया। इसी तरीके से और भी बहुत है। इमरान साहब वो नानी कह रहे हैं उसको, तो बिलावल को जो है शेख रशीद साहब जनाना। ये बातें गलत हैं यार, पर्सनल टाउटिंग से अवॉइड कीजिए। लेकिन ये ड्रॉबैक आता कहाँ से, ये तो प्रॉब्लम है कि ये कल्चर में कुछ ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं जिसको पसंद करते हैं। हम लोग शेख रशीद की बातों को बहुत पसंद करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो करते हैं, जुमलेबाजियाँ करते हैं, फप्ती कसते हैं, अजीब किस्म की टाउटिंग करते हैं, तो लोग बड़े इंजॉय करते हैं। तो माशरे में एक तो ड्रॉबैक ये होता है कि यार बात ये है कि ऐसे लोगों को लोग पसंद जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात है नज़रिए की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें। यार मेरा मैनिफेस्टो ये है, उसका ये है, ये सही काम करने के कह रहा है, वो ये करने के कह रहा है, ये बेहतर है, ये हमारे लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा। इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। नज़रियाती पार्टियाँ तो खैर अब नहीं रहीं, जो मैंने पहले भी कहा था कि अब तो नज़रियात तो कुछ ख़त्म ही हो गया, कैपिटलिज़म ही सबसे बड़ा नज़रिया है, तो सब पार्टियाँ उसी बेस पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे की पर्सनल अटैक, देखिए कोई इंसान का जो चीज़ें उसके इख्तियार में नहीं, उस पर तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब छोटे कद का आदमी, उसको लोग फ़ौरन कहते हैं छोटा कद, अबे छोटू, बहुत बुरी बात है, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, काले रंग का काला बनाया, उसको काला कहना बहुत बुरी बात है। तो ठीक है ना, कोई तो ये चीज़ें जिन पे कोई माजूर है, कोई स्पेशल है, या किसी की आवाज़ पतली है, तो यार ये चीज़ें अल्लाह की दी हुई, इस पर उस आदमी का इख्तियार नहीं है, उस पर तो वैसे ही कुछ नहीं कहना चाहिए। अब दूसरी बातों में तो फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो कि सलाहियतों पे, कि यार ज़ाहिर ये तो अब इख्तियार था ना कि अच्छी मेहनत करता तो नंबर 1 आता, अच्छा पढ़ाई करता तो कुछ और बन जाता, तो वो तो आप कह सकते हैं कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन यार ये जो है ना पर्सनल अटैक, ज़ाती अटैक, इंतहाई बुरी बात है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। और फिर वो ख़वातीन को ऐसे करना, जैसे वो अब मरियम नवाज़ को कहा तो उसने इसको कहा, फिर उसने उसके ख़वातीन को कि हाँ वो पहले जब नुसरत भुट्टो की था उल्टी सीधी तस्वीर, और फिर बेनज़ीर की, फिर ये, फिर वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा। तो ये चीज़ें जो ना थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा करें, एक दूसरे में बर्दाश्त पैदा करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें। इंशाअल्लाह ताला ठीक है, इख्तलाफात हैं, मेरा रास्ता ये है कामयाबी की तरफ ले जाने का, आपका रास्ता वो है, उसका रास्ता वो है, ठीक है। लेकिन ज़ाती अटैक, ज़ाती गलीज़ बातें, गंदी बातें, फप्तियाँ, ये इट्स वेरी बैड। तो आज तक यहाँ से मैं इसलिए इसको जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ कि दोस्तों ने ये भी कहा कि आपका बड़ा तवील हो जाता है और हमें जो है ना काफ़ी टाइम लगता है देखने में, तो बेहतर है कि शॉर्ट कीजिए। तो इंशाअल्लाह अब इसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आने वाला 1-2 दिन में प्रोग्राम में दूसरी दिलचस्प बातें होंगी।
वो कहते हैं ना कि साहब सियासत की आप खट्टी खट्टी बात ही कहे जा रहे हैं, कुछ और बातें करें, खूबसूरत बातें करें, मीठी बातें भी तो करें जैसे आपने वादा किया था। तो इंशाअल्लाह ताला मीठी बातें भी करेंगे, मीठी बातों का भी वक्त आएगा।